Welcome to the Abhyas Academy of Science Nagpur. In previous video we have discussed about प्रोटीन और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े। इस वीडियो में हम लोग चलेंगे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ कि सर प्रोटीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि सर प्रोटीन ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अल्फ़ा अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो प्रोटीन है सर ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सो प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल which is formed by the combination of the alpha amino acid, and these alpha amino acid are linked together by the CONH मतलब पेप्टाइड लिंकेज से। अब कितने अमाइनो एसिड है? सो नियर अबाउट 20 अल्फा अमाइनो एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोप्रोटीन्स। बायोप्रोटीन्स बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहने की वजह से सर हम उस मॉलिक्यूल को या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना इतना आसान नहीं होता और इसीलिए हम लोग उसको 4 स्टेजेस में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो मैंने कहा कि प्रोटीन ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो अल्फा अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ और अल्फा अमाइनो एसिड these अल्फा अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज। सो ये मैं सबसे पहले बताया। उसके बाद मैं प्रोटीन किनको कहूंगा? तो ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन, कितने भी अमाइनो एसिड रहेंगे तो उसको आप प्रोटीन नहीं कहोगे। सर 10 ही अमाइनो एसिड है तो आप लोग उसको प्रोटीन नहीं कहोगे। तो फिर सर कैसे पॉलीपेप्टाइड्स को आप लोग प्रोटीन्स कहते हो? सो ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स एंड दैट अमाइनो एसिड्स मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। मैंने आप लोग कहा कि अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर 100 अमाइनो एसिड नंबर में है तो सर उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो सकता है। सो मोर देन 100 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग प्रोटीन कहते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ये 10,000 डाल्टन से ग्रेटर रहना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कि अगर हम लोग इंसुलिन नाम के हार्मोन की अगर बात करते हैं, इंसुलिन नाम के प्रोटीन की अगर बात करते हैं, सो इट हैव ओनली 51 अमाइनो एसिड। तो सर प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन which contain more than 100 amino acid and whose molecular weight is greater than 10,000 Dalton, but exception is insulin which contains only 51 amino acid which is less than 100 and molecular weight definitely their molecular weight will be less than 10,000 Dalton। तो ये प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है ये बेहद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहने की वजह से इन प्रोटीन का स्ट्रक्चर मुझे अलग अलग पार्ट में पढ़ना पड़ता है, अलग अलग लेवल पर पढ़ना पड़ता है। So since the protein molecule is a highly complex molecule and that's why it is studied under 4 steps और हर स्टेप को हम लोग कहते हैं, एक को कहेंगे हम लोग प्राइमरी लेवल पर हम स्ट्रक्चर जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसको कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में वैसे ही टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ते हम लोग और वैसे ही हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और ऐसे चारों फेजेस में हम लोग बेहद कॉम्प्लेक्स रहने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है? एग्जाम में आपको कोई भी 2 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है फॉर 5 मार्क। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है। सर प्रोटीन बेहद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहने की वजह से एक ही अटेम्प्ट में, एक ही लेवल पर, एक ही स्टेज में
प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं, और इसीलिए हम लोग उसे अलग अलग हेडिंग के अंडर में पढ़ते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के तरफ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर मुझे क्या बताता है। सर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई प्रोटीन की अगर बात करते हो तो प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन रह सकता है, 2 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ प्रोटीन रह सकता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ प्रोटीन रह सकता है। तो सर ये प्रोटीन कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है? तो मैं क्या करता हूं, वहां से एक पॉलीपेप्टाइड चेन उठाता हूं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अभी मैं एनालिसिस करता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर की शुरुआत फ्रेडरिक सैंगर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की शुरुआत। और सर सबसे पहले उन्होंने इंसुलिन नाम के प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था, एंड फॉर दीज ही वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज दिया गया 1963 में। सो अगर क्वेश्चन पूछते हैं एक मार्क के लिए कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द primary structure of protein and for which protein, so answer will be Frederick Sanger was the scientist who first discovered the primary structure of protein and that protein was insulin। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ते क्या है सर? प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक प्रोटीन दिया, अब उस प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। तो अब उस एक पॉलीपेप्टाइड चेन को मैंने बाहर निकाल दिया, एक सुलझी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन को मैंने बाहर निकाला, और एक सुलझी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन का अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं सर आप, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर उस प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी अलग अलग, तो पहली बार मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन उठाऊंगा, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करूंगा, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन उठाऊंगा, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देखूंगा, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन उठाऊंगा, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देखूंगा। तो सर प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम उस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या एनालिसिस करते हैं? तो सबसे पहला कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। सबसे पहला सवाल कि दिए गए पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, और दूसरा सवाल अगर आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में 105 अमाइनो एसिड है, ये पता चल गया, तो अब सवाल ये है कि 105 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है? क्या सर ग्लाइसिन 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 ऐसे 3 बार है, या ग्लाइसिन एलेनिन एलेनिन ऐसा सीक्वेंस है? सर किस तरीके के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हम लोग यहां पर देखते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि अमाइनो एसिड कितने प्रकार, मतलब अमाइनो एसिड ये कितने हैं, और दूसरा रहेगा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर मैं आपको कहूं कि एक मेरे पास में पॉलीपेप्टाइड है, मान के चलो पेप्टाइड है और सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड है, और मैंने कहा कि उसमें ग्लाइसिन एलेनिन और लाइसिन है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? सर ग्लाइसिन चारों के 4, मतलब एक ग्लाइसिन फिर लाइसिन फिर एलेनिन फिर एलेनिन, या फिर ऐसे भी हो सकता है सर पहले एलेनिन दूसरा एलेनिन तीसरा ग्लाइसिन चौथा लाइसिन, या ऐसे भी हो सकता है पहला एलेनिन चौथा एलेनिन दूसरा ग्लाइसिन तीसरा लाइसिन। सर पॉसिबिलिटी तो ये 4 अमाइनो एसिड में ही इतनी सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो सोचो कि अगर 100 अमाइनो एसिड अगर प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या रह सकती है। सो सर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज और बिलोंग्स टू the analysis of polypeptide chain where we measure the number of amino acid present in the given polypeptide chain, and second the sequence of that amino acid। so सबसे पहला जो टास्क होता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करने का, और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अगर आपको पता लगाना है तो सबसे पहले आप उस पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन थी, मान के चलो ए बी सी डी ऐसे, फिर डी सी जो भी अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब सबसे पहले क्या करोगे, आप इस पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोलिसिस करोगे, ए सेपरेट बी सेपरेट सी सेपरेट डी सेपरेट डी सेपरेट सी सेपरेट।
अमाइनो एसिड को सेपरेट किए और जो कुछ भी अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो एसिड में पहले कन्वर्शन किए। सो पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोलिसिस करके आपने उसके सबसे छोटे यूनिट अमाइनो एसिड को क्या किए, एक दूसरे से अलग किए। एक दूसरे से अलग करने के बाद अब हम लोग उसका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करते हैं। पढ़ा है हम लोगों ने फोटोमेट्री में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी नाम की एनालिटिकल टेक्निक से, सेपरेशन टेक्निक से हम ये अमाइनो एसिड को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके हम लोग उनकी संख्या पता लगाते हैं। सो सेपरेट करो तो फिर आप लोगों को कितने अमाइनो एसिड आपके पास में आए। सर डेफिनेटली अगर मुझे 105 अमाइनो एसिड मिल रहे हैं और समान भी रह सकते, डिफरेंट भी रह सकते हैं, तो सर ये 105 अमाइनो एसिड की बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन है। सो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से आपने सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करके अल्फा अमाइनो एसिड तैयार की और अल्फा अमाइनो एसिड को अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर रहे हो और उसके बाद आपको पता लग रहा है कि दिए गए पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो हमने कहे सर दिए गए अमाइनो पॉलीपेप्टाइड चेन में सर 1 2 3 4 5 6 आंकड़े सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए कि सर यहाँ पर 6 अमाइनो एसिड है। तो अब सवाल ये है सर ये 6 अमाइनो एसिड की बनी हुई अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो सवाल ये है क्या 6 के 6 अमाइनो एसिड ए वाले ही है क्या? सबसे पहला सवाल। दूसरा ऐसे भी हो सकता है सर कि पॉलीपेप्टाइड चेन बी नाम के अमाइनो एसिड से ही तैयार हुई है क्या? सर ऐसे भी हो सकता है ए बी ऐसे अल्टरनेट रहते हैं क्या? या फिर बी ए ऐसे अल्टरनेट रहते हैं क्या? और कैसे क्या कितने तरीके हैं? मतलब अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट है तो सर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है? तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाने के लिए मुझे उस पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रक्चर के तरफ जाना होता है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि अमाइनो एसिड के पास एक फ्री अमाइनो ग्रुप होता है और वैसे ही यहाँ पर ऐसे ढेर सारे C डबल बॉन्ड O, फिर से NH, फिर से वैसे ही CHR डैश और ऐसे ही वैसे C डबल बॉन्ड O और ऐसे ही आप लोग अमाइनो एसिड से बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन ड्रॉ करते हो। तो एक चीज तो तय है सर कि पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट रहने वाले अमाइनो एसिड इनफाइनाइट तो नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होने वाली है, कहीं ना कहीं वो पॉलीपेप्टाइड चेन ये स्टॉप होने वाली है CHR और वैसे ही C डबल बॉन्ड OH। तो एक चीज तय है सर कि पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहे, एक साइड में हमको एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री दिखता है जो बेसिक नेचर का है और वैसे ही एक पॉलीपेप्टाइड चेन के दूसरी छोर पर, दूसरे एंड पर मुझे COOH ग्रुप दिखता है और ये एसिडिक ग्रुप है। और ये एसिडिक और बेसिक ग्रुप रिएक्टिव रहने की वजह से हम इनके रिएक्टिविटी को माइंड में रख के हम ये अमाइनो एसिड को एक एक करके बाहर निकालने का काम करते हैं और सीक्वेंस पता लगाते हैं। सो पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसा अमाइनो एसिड जिसका अमाइनो ग्रुप फ्री है उसको आप लोग कहते हो N टर्मिनल अमाइनो एसिड। और पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसा अमाइनो एसिड जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में है जिसका COOH प्रेजेंट फ्री है तो इसीलिए आप लोग कहते हो उसको C टर्मिनल अमाइनो एसिड। N टर्मिनल अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप फ्री है जो बेसिक नेचर का है, C टर्मिनल अमाइनो एसिड में COOH ग्रुप फ्री है जो एसिडिक नेचर का है। और ये दो फंक्शनल ग्रुप के रिएक्टिविटी को माइंड में रखकर ही हम अब इसका एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि दिए गए पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू
the two aspect or in primary structure we determine two things. First, the number of amino acid present in the given polypeptide chain, and these is done by the ion exchange chromatography. और अभी तो हमारे पास में एक मशीन ही आ गई है जिसको हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड एनालाइजर, जो आपको सीधा सीधा अमाइनो एसिड की संख्या बता देता है. सेकेंड टास्क, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. सो इन पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट. So the amino acid present on extreme left hand side of the polypeptide chain which have free amino group is called as N-terminal amino acid, and the amino acid which is present on the extreme right hand side of the polypeptide chain which have free COOH group, so that amino acid is called as C-terminal amino acid. And since these amino and carboxylic group are highly reactive, so this reactivity is used, or the concept of reactivity of these two groups is utilized for the determination of sequence of amino acid in given polypeptide chain. So उसके लिए सर अब हम लोग चल रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के तरफ. तो पहला तो आप लोगों को इन शॉर्ट लिखना है, पहला नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड में मैंने कहा है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड में मैंने कहा कि दैट कैन बी carried out by the ion exchange chromatography or amino acid analyzer. And second task is to calculate or to predict, to know the sequence of amino acid in a given polypeptide chain. And for this purpose we use the reactivity of amino group of N-terminal amino acid and reactivity of COOH group of C-terminal amino acid. So अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन दिया जहां NH2 CHR, वैसे ही C डबल बॉन्ड O NH CHR डैश, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट R, और उस R के बेसिस पर ही तो अलग अलग अमाइनो एसिड बने हैं. C डबल बॉन्ड O OH, सॉरी C डबल बॉन्ड O NH CHR डबल डैश C डबल बॉन्ड O NH CHR डैश या R सिंपली. सो आखिरी में मैंने C डबल बॉन्ड O OH. तो ऐसे RCONH जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो अमाइनो एसिड के एक एंड पर आप लोगों को दिखता है फ्री अमाइनो ग्रुप और दूसरे एंड पर दिखता है फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड के अमाइनो एसिड को आप कहोगे एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के अमाइनो एसिड को कहोगे आप सी टर्मिनल अमाइनो एसिड. और अब हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस पता करेंगे. तो सीक्वेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएजेंट या एंजाइम की मदद लेते हैं. जनरली हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड लेते हैं, जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, या फिर कोई एंजाइम की मदद से हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और एक एक अमाइनो एसिड को क्या करते जाते हैं, सेपरेट करते जाते हैं. सो अब सर ये अमाइनो एसिड को सेपरेट करना है, तो ये रहा NH2CHRCONH, ये एक अमाइनो एसिड का पार्ट हो गया, ये दूसरे अमाइनो एसिड का पार्ट हो गया, ये तीसरे अमाइनो एसिड का पार्ट हो गया, ये चौथे अमाइनो एसिड का पार्ट हो गया. ऐसे ही हुआ ना. तो सर अभी आप एक एक अमाइनो एसिड को सेपरेट करने की बात कर रहे हो, तो आप इस कार्यक्रम की शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड के अमाइनो एसिड से कर सकते हो. पहले इसे निकालो, इसको चेक करो कौन सा अमाइनो एसिड है, बाद में इसको बाहर निकालो, इसको चेक करो कौन सा अमाइनो एसिड है, बाद में इसको बाहर निकालो, इसका एनालिसिस करो, चेक करो कौन सा अमाइनो एसिड है, बाद में इसको. मतलब लेफ्ट हैंड साइड से एन टर्मिनल अमाइनो एसिड को आप सबसे पहले बाहर निकाल रहे हो. यदि आप इसके हाइड्रोलिसिस की शुरुआत करके लेफ्ट हैंड साइड के अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने का काम कर रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस. मतलब पहले ये बाहर निकालोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये.
एन टर्मिनल अमाइनो एसिड से हाइड्रोलिसिस की शुरुआत हो रही है, सो उस प्रोसेस को एन टर्मिनल एनालिसिस कहते हो। लेकिन यदि आप पहला COOH प्रेजेंट रहने वाले अमाइनो एसिड को पहले निकालते हो, बाद में इसे दूसरे नंबर पर, इसे तीसरे नंबर पर, इसे चौथे नंबर पर, मतलब आपने C टर्मिनल से शुरुआत का यदि करते हो तो आप उसे कहते हो C टर्मिनल एनालिसिस। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको एन टर्मिनल एनालिसिस करना होता है तो मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना होता है, और यदि आप सी टर्मिनल एनालिसिस करते हो तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज नाम के एंजाइम की मदद से हाइड्रोलिसिस करना होता है। ये चीज अभी हमारे सिलेबस में एन टर्मिनल एनालिसिस है, जिसको सैंगर्स मेथड भी कहा जाता है। सो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में हम एन टर्मिनल एनालिसिस करेंगे, और एन टर्मिनल एनालिसिस को ही सैंगर्स मेथड भी कहा जाता है। सो ये सैंगर्स मेथड क्या है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर देने जा रहे हैं। सो सैंगर्स मेथड में हम लोग करते क्या है, सैंगर्स मेथड में हम लोग करते क्या है, तो उसके लिए फिर से मुझे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, सैंगर्स मेथड में दिए गए पॉलीपेप्टाइड चेन को 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन नाम के रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता हूं, और बाद में उसका मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं। सो पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे थी, NHHCHR' या R CONH CHR', वैसे ही C डबल बॉन्ड O NH CHR' C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड OOH खत्म कर देता हूं। यहां पर मैंने 4 ही अमाइनो एसिड लिया, ऐसे 400 अमाइनो एसिड होंगे सर प्रेजेंट, मैंने 4 ही लिखा समझाने के लिए सिर्फ। अब करेंगे क्या, तो मैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, लेकिन इनके COOH या NH2 फ्री नहीं, वो आपस में कंबाइन हो गए, पेप्टाइड लिंकेज के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का अमाइनो एसिड ये अमाइनो ग्रुप फ्री रख रहा है। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं रिएक्ट करता हूं, ये रहा बेंजीन, बेंजीन के एक कार्बन पर लगा दोगे फ्लोरीन तो फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन ज्या कार्बनला लागला आहे त्याच्या शेजारचा कार्बन सेकंड नंबरच्या कार्बनवर नायट्रो ग्रुप लावा, तिसरा सोडून द्या, चौथ्या नंबरच्या कार्बनवर नायट्रो ग्रुप लावा, म्हणजे यालाच म्हणाल 2,4 डायनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। और जब आप इसकी रिएक्शन पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में करोगे तो यहां पर मैंने सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड ड्रॉ किया है, ऐसे आप 400 अमाइनो एसिड ले सकते हो। तो ये 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरीन F- और इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन ये एसिडिक है, तो ये निकल जाता है HF बाहर निकलने के बाद अब दोनों मॉलिक्यूल को ज्वाइन करोगे। HF बाहर निकलने के बाद हम दोनों मॉलिक्यूल को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद अब आपके पास में दिखेगा मॉलिक्यूल कैसे, HF बाहर निकला, अब इससे ज्वाइन हो जाएगा NH CHR C डबल बॉन्ड O NH CHR' C डबल बॉन्ड O NH CHR डबल डैश CONH। ये ऐसे स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो आप लोग, ये कि कैसे कर रहे हैं सर हम लोग प्रोसेस को। चलो ये हो गया, मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये डाइनाइट्रो फिनिल ग्रुप, ये ना डाइनाइट्रोफिनिल ग्रुप, सो इसे हम लोग कहते हैं डाइनाइट्रोफिनिल डेरिवेटिव, डाइनाइट्रोफिनिल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये डाइनाइट्रोफिनिल पॉलीपेप्टाइड, डाइनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास में मिला है, HF बाहर निकल चुका है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन HF। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसका करेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस,
और हाइड्रोलिसिस यदि करते हो तो ये डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन वाला जो पार्ट है ये सिलेक्टिवली बराबर एक ही अमाइनो एसिड को खींच के बाहर निकालता है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की एडिशन, OH और H। मतलब अब क्या हुआ, तो अब आपके पास में पिक्चर बना बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के दूसरे और चौथे पोजीशन पर NO2 लगा दिया आपने, और बाकी पिक्चर NH CHR C डबल बॉन्ड OH। मतलब पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन का एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का अमाइनो एसिड इस बेंजीन रिंग ने खींच के निकाल दिया है। हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं NO2, तो ये एक अमाइनो एसिड हो गया, फर्स्ट अमाइनो एसिड। तो ये भी डाई नाइट्रोफिनिल डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हँड साइड अमाइनो ॲसिड। आता अमाइनो ॲसिड राहिला आणि आता तुमचा हा जो उरलेला मॉलिक्यूल दिसेल हा किती अमाइनो ॲसिडचा असेल, 3 अमाइनो ॲसिडचा, म्हणजेच NH2 CHR डॅश CO NH CHR डबल डॅश C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड OH। अब आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड रहे, सिर्फ 3, क्योंकि एक तो निकल चुका है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का भी लेंथ थोड़ा सा कम हो गया है। सो अब हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है, इसको पहले बाहर निकालो। तो मैं क्या करता हूं, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करता हूं, और फिर से यदि इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो अब सर यहां पर हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरीके से होगा। N ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए उसे जाएगा H, और बेंजीन रिंग के तरफ आ जाएगा OH। तो अब बाहर क्या निकलेगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द साइड प्रोडक्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन द मेन प्रोडक्ट अमाइनो एसिड। अब क्या बचेगा, NH H CHR C डबल बॉन्ड O OH। तो ये निकला सर फर्स्ट नंबर का अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट नंबर का अमाइनो एसिड मिला है, अब इसका आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करो और पता लगाओ कि ये ग्लाइसिन है, लाइसिन है, एलानिन है, या एस्पेरेटिक एसिड है, या क्या है, पता लगा सकते हैं। और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बेंजीन रिंग, जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बेंजीन रिंग OH, ये यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी वैसे ही NO2, तो ये मिल जाएगा डाई नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल मिल रहा है आपको साइड प्रोडक्ट के तौर पर, जिसमें हमारा फिलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं। सो अब आपके पास में क्या क्या मिले हैं, पहली स्टेज में 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल मिला जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का अमाइनो एसिड मिला जो फर्स्ट अमाइनो एसिड कहलाएगा, तो उसका आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, पता लगाओ। और अब मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बची कितने अमाइनो एसिड की, सिर्फ 3। तो अभी फिर से वही काम करो, फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन लो, उसकी रिएक्शन बिल्कुल रिपीट 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन के साथ में करो, DNFB, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन के साथ फिर से रिएक्शन। अब फिर से रिएक्शन जब करोगे तो फिर से आपके पास DNP डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन निकलेगा। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो अब आपके सेकेंड नंबर का अमाइनो एसिड बेंजीन रिंग को अटैच हो जाएगा। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन कितने अमाइनो एसिड की बचेगी, 2। ठीक है, सेकेंड नंबर के अमाइनो एसिड का वैसे ही क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, पता लगाओ कौन सा अमाइनो एसिड है। फिर जाओ आप उस 2 अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ सेम रिएक्शन रिपीट करो। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर का अमाइनो एसिड निकला, सेकेंड नंबर का अमाइनो एसिड निकला, थर्ड नंबर का अमाइनो एसिड निकला, फोर्थ नंबर के अमाइनो एसिड निकला, और इस तरीके से सभी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करके आप पता लगा सकते हो कि हमारा पहले नंबर का अमाइनो एसिड कौन है। मान के चलो पहले नंबर का अमाइनो एसिड हमारा ग्लाइसिन आया, दूसरे नंबर का अमाइनो एसिड एलानिन आया, तीसरे नंबर के अमाइनो एसिड भी एलानिन ही आया, और चौथे नंबर का अमाइनो एसिड लाइसिन आया। तो सर अब सर हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी पता चल गया है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिलेटेड टू द analysis of single polypeptide chain present in the protein molecule.
So what we have to determine? We have to determine the number of amino acids present in the given polypeptide chain, and secondly we have to determine the sequence of amino acid present in the given polypeptide chain. तो ये रहा सर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं किसके तरफ? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बताया कि क्या डिस्क्रिप्शन रहता है, अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के तरफ चल रहे हैं। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या करना है या क्या पढ़ना है मुझे प्रोटीन्स के रेफरेंस में? तो सर यहाँ हम लोग लिखेंगे अभी सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड स्टेज, एंड दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो दिया गया था वो लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। और अब सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमें प्रोटीन की क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सो अब जो कुछ भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट क्या है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग कैसे क्या है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन तो ऐसे सीधे सीधे रहेगी नहीं, स्ट्रेच बिल्कुल रबर की तरह या फिर कोई थ्रेड की तरह। तो सर ये पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग कैसे है? क्या ये फोल्डिंग इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में है, या फिर ये फोल्डिंग इस तरीके से जैसे पेपर की फोल्डिंग होती है, जैसे झिगजैग टाइप की, क्या इस तरीके की है? मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग क्या है? सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल गिव्स अस आइडिया अबाउट द फोल्डिंग ऑफ चेन, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और सेकेंड, ये जो फोल्डिंग आ रही है पॉलीपेप्टाइड चेन में, एक तो प्रोटीन मुझे इस तरीके के हेलिक्स स्ट्रक्चर में दिखता है या फिर ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, तो ये फोल्डिंग की वजह क्या है? तो फोल्डिंग की वजह है सर इनके बीच में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि हम लोगों ने पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बात की है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होता है CONH ग्रुप, और CONH ग्रुप की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल निगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पार्शियल निगेटिव। तो सर ये जो पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन है या पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, सर बॉन्ड पोलर रहने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल का या पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर ऐसा हेलिकल हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर भी होता है। मतलब दीज फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंड मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मुझे दो चीजें प्रोटीन के बारे में पता चलेगी कि पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग किस तरीके से है, और दूसरा सर जो फोल्डिंग की वजह है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है। तो क्या क्या चीज याद रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर was given by लिनस पॉलिंग एंड कोवर्कर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या पता चलता है मुझे? ये पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग कैसे है, और फोल्डिंग की वजह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है उसके ऊपर ये एक्सप्लेनेशन देना है। अब आप लोगों को पता है कि जब कभी हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्रॉ करते हैं तो C डबल बॉन्ड O, वैसे यहाँ पर NH या फिर C डबल बॉन्ड O CHR, वैसे ही NH2, ये एक अमाइनो एसिड लिया, दूसरे अमाइनो एसिड के साथ में कंबाइन किया CHR, और वैसे ही C डबल बॉन्ड O ऐसे ही। तो ये जो R ग्रुप है सर, ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप या अल्किल ग्रुप आप लोग जिसे कह रहे हो, ये R ग्रुप तय करते हैं कि हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन की खुद की फोल्डिंग कैसे रहेगी। अगर R आप लोगों को बड़े आकार के दिखते हैं, ज़्यादा एटम्स यदि प्रेजेंट हैं, तब आप लोगों को पॉलीपेप्टाइड चेन का ओरिएंटेशन ऐसे या उसका फोल्डिंग ऐसे अल्फा हेलिक्स फॉर्म की दिखती है। इफ R इज लार्जर, ज़्यादा एटम का ग्रुप है तो, और यदि R स्मॉल है
तो ऐसे केसेस में मुझे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर दिखता है इफ R इज स्मॉलर। मतलब वॉट एवर द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, वेदर इट मे बी अल्फा हेलिक्स और इट मे बी बीटा प्लीटेड, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ अल्किल ग्रुप। If alkyl group is larger, then the polypeptide chain folding will like alpha helical form, and if R group is smaller, then polypeptide chain will have beta pleated structure। तो अभी हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। मैं पहले अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा मैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूं। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की। पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग दो प्रकार की हो सकती है, एक तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म हो सकता है, नहीं तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर हो सकता है। अब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के तरफ मैं चल रहा हूं कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। सो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आपका पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में फोल्ड होता है, जैसे कि ये रहा, ये एक्सिस है, ये रॉड मान के चलो। अब कैसे फोल्डिंग होगी, तो फोल्डिंग होगी कुछ इस तरीके से। मतलब ये रही पॉलीपेप्टाइड चेन, एक लंबा धागा मान के चलो, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो रही है ऐसे, इस तरीके से राइट हैंड साइड के तरफ मूव हो रही है, इसलिए हम लोग उसको राइट हैंडेड भी कहते हैं। मतलब ये रहा पॉलीपेप्टाइड चेन और इस तरीके से इस एक्सिस के अराउंड में हेलिक बना रहा है, मतलब राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहेंगे हम लोग। सो अल्फा हेलिक्स structure is formed when the chain coils as the right-handed screw because of intramolecular hydrogen bonding between amide group and CO group of fourth amino acid। अब मैं अगर बात करता हूं तो ये रहा हमारा एक राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। इमेजिन करो कि एक्सिस के अराउंड में ये कॉइल हो रहा है। अब यहां पर ये राइट हैंड साइड के तरफ हम लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड का कन्फर्मेशन हम लोगों ने देखे तो एल सीरीज से बिलोंग करते हैं, और वो एल सीरीज से बिलोंग करने की वजह से आप लोगों को ये अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड स्ट्रक्चर ही दिखता है। अब ये जो अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर अगर ख़त्म करता हूँ, तो देखो अब दो पॉइंट, दो सक्सेसिव पॉइंट, दो सेम पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O NH R, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले NH, यहाँ पर वैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर वैसे CHR, वैसे ही C डबल बॉन्ड O NH, वैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा CHR। तो ये रहे सर ऐसे कुछ अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड की अगर बात करते हो तो पर टर्न का मतलब क्या सर? यदि आप इस हेलिकल स्ट्रक्चर में ये पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो बिल्कुल वैसे ही पोजीशन पर आने वाला जो दूसरा पॉइंट है, इन दो एडजेसेंट आइडेंटिकल पॉइंट्स को आप लोग कहोगे वन टर्न। और एक टर्न में अगर बात करते हो कि एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड आते हैं, तो एक टर्न में लगभग 3.6 अमाइनो एसिड समाते हैं सर। तो अभी सर एक अमाइनो एसिड रहा सपोज टू बी ये, दूसरा अमाइनो एसिड रहा सपोज टू बी ये, वैसे तीसरा अमाइनो एसिड रहेगा सपोज टू बी ये, और वैसे ही चौथा अमाइनो एसिड रहेगा सर इस तरीके से, ये रहेगा सपोज टू बी चौथा अमाइनो एसिड CONHR जो कुछ भी है। अब इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी? तो पहले अमाइनो एसिड का मतलब एक टर्न का पहला अमाइनो एसिड उसका NH पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, और वैसे ही उसी टर्न का उस टर्न के बाद अब एक टर्न में कितने आ रहे हैं 3.6, मतलब 3.5 अमाइनो एसिड लगभग एक टर्न में आ रहे हैं। तो अभी चौथा जो अमाइनो एसिड आप कौन से टर्न में पकड़ा जाएगा? सेकेंड टर्न में पकड़ा जाएगा। सो पहले टर्न का फर्स्ट अमाइनो एसिड और दूसरे
टर्म में जो आ रहा है चौथे नंबर का अमाइनो एसिड, सो पहले अमाइनो एसिड का NH और चौथे अमाइनो एसिड का CO, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनते हैं। अगर आप लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे इमेजिन कर रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये पैरेलल डायरेक्शन में दिखते हैं। ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड CONH के बीच, ये रहेगा CONH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहेगा CONH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं और एक टर्न के बीच मतलब दो सक्सेसिव टर्न के बीच का मतलब एक टर्न अगर यहां से शुरू हो रही है मान के चल रहे हो तो दूसरी टर्न यहां से शुरू हो जाएगी। दो सक्सेसिव टर्न के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखोगे सो 5.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। So number of amino acid present in per turn of alpha helix structure is 3.6। इसका मतलब 10 टर्न अगर लोगे तो 10 टर्न में आपको 36 अमाइनो एसिड दिखेंगे। और यहां पर जो कुछ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट रहने वाले अमाइनो एसिड के बीच में है। एक टर्न का NH और दूसरे टर्न में पहला, दूसरा, तीसरा और दूसरे टर्न में पकड़ा जा रहा है चौथा अमाइनो एसिड। सो पहले अमाइनो एसिड का NH चौथे अमाइनो एसिड के CO के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बन रही है, इसलिए मैं कहूंगा उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किनके बीच में? बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड, फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में ऐसे ही बनेगी। अब यदि आप इसको अगर कहते हो कि फर्स्ट यहां से अगर टर्न शुरू कर रहे हो तो वैसे ही चौथे अमाइनो एसिड यहां से, इसके बाद में 1 2 फिर 3 फिर चौथा, सो इसके बीच में ऐसे फर्स्ट और फोर्थ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। वो कैसे रहेगी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखो कि जो कुछ भी ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप ये जो आपने हेलिक्स बनाए थे ना ऐसे, तो ये R ग्रुप जो होते हैं ये हेलिक्स के बाहर होते हैं, प्लेन के बाहर होते हैं। सो R projects in outward direction, R projects in outward direction, बाहर की दिशा में सर ये R ग्रुप का ओरिएंटेशन रहता है। अगर हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू एक्सिस आल्सो। मतलब एक्सिस रहा ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसी दिशा में रहेगी, उसी डायरेक्शन में रहेगी, उसको पैरेलल रहेगी। तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होता है, सर ये इलास्टिक नेचर के होते हैं। इलास्टिक नेचर के मतलब जैसे रबर होता है ना, रबर को स्ट्रेच कर सकते हो, वैसे ही इलास्टिक नेचर के होते हैं ये अल्फा हेलिक्स टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन रहने वाले प्रोटीन्स। सो एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं तो एग्जाम्पल मेरे पास में है मायोसिन नाम का, मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो मायोसिन नाम का जो प्रोटीन है ये आपको उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर चेक करोगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होती है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? तो मैं कहूँगा सर हियर alpha helix structure is formed when the chain coils as a right-handed screw because of the intramolecular hydrogen bonding between amide group and carbonyl oxygen of fourth unit of the same chain, and this hydrogen bonding is this hydrogen bonding is responsible for the stabilization of this alpha helix structure। उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि there exists the intramolecular hydrogen bonding, R projects towards in outward direction, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओरिएंटेशन पैरेलल रहेगा, इलास्टिक नेचर के होते हैं ये प्रोटीन। हम लोग बात करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्न इज 5.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन वन टर्न, एक
टर्न में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है? सो 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रह सकते हैं। ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। वैसे ही सेकेंड जो स्ट्रक्चर हमें देखना है वो सेकेंड स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन ये ऐसे अल्फा हेलिक्स फॉर्म में भी रह सकती है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे बीटा प्लीटेड फॉर्म में भी रह सकती है। सो बी टाइप ये ऐसे भी हो सकती है। सो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, सो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताओगे? सर, इन बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड इन जिगजैग मैनर विथ अल्टरनेट आर ग्रुप्स ऑन सेम साइड। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये रही सपोज टू बी सर पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ये जिगजैग मैनर में ओरिएंट है। ये रही एक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहां पर मैं अमाइनो एसिड ड्रॉ करते जा रहा हूं और अमाइनो एसिड में मैं सिर्फ यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा CONH और R। सर ये रहा सपोज टू बी NH, ये रहा सपोज टू बी CONH, तो ये रहा सपोज टू बी NH। वैसे ही CHR, वैसे ही यहां पर आ जाएगा फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर मैं लिखूंगा NH, यहां पर लिखूंगा वैसे ही C डबल बॉन्ड O और यहां पर वैसे लिखूंगा मैं CHR। तो यहां पर एक चीज आप लोगों को दिख रही है कि ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन आप लोगों को दिख रही है जिगजैग मैनर में। तो हम लोग कहते हैं कि इट इज फॉर्म व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन आर अरेंज्ड साइड बाय साइड इन जिगजैग मैनर विथ अल्टरनेट आर ग्रुप्स ऑन सेम साइड। सर पहिला आर ग्रुप जर बघाल तर हा तुम्हाला वरती दिसतो आहे, पण दूसरा आर ग्रुप तुम्हाला कुठे दिसतो आहे? दूसरा आर ग्रुप अगर देखोगे तो दूसरा आर ग्रुप भी आप लोगों को दिख रहा है कैसे? ऊपर दिख रहा है। मतलब यहां पर जो कुछ भी आप लोग अमाइड लिख रहे हो या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन लिख रहे हो तो ये आर ग्रुप ऐसे आप लोगों को दिख रहा है। सॉरी, यहां पर गलती की है ना हमने, NH CHR CONH, यहां पर क्या लिखोगे? CHR, यहां पर क्या लिखोगे? वैसे ही CO, यहां पर वैसे ही क्या लिखोगे? फिर यहां पर वैसे ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को NH, और वैसे यहां पर क्या आ जाएगा? CHR। तो ये अल्टरनेट पोजीशन पर आप लोगों को दिखते जा रहे हैं CH और R की पोजीशन। सो अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो एक अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, फिर आप लोगों को अबाउ द प्लेन, इसलिए मैंने कहा कि अल्टरनेटली दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो जिगजैग मैनर में मूव हो रही है और जहां पर आर ग्रुप जो है ये अल्टरनेटली आपको अबाउ द प्लेन दिख रहे हैं या अल्टरनेटली बिलो द प्लेन। म्हणजे एक CHR हा अबाउ द प्लेन, दुसरा CHR हा बिलो द प्लेन, तीसरा CHR मग परत अबाव द प्लेन, चौथा CHR परत बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से जिगजैग मैनर में ओरिएंट हो रही है पॉलीपेप्टाइड चेन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में नहीं होती, दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी और उसको आप लोग कहोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनेगी तो किस तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है उसके दोनों एग्जांपल देता हूं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH एंड CO ऑफ डिफरेंट चेन एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे ही ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक के ऊपर एक बैठेगी दे आर स्लैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बैठते जाएगी और आप लोगों को फिर आप कहते हो कि ये शीट की तरह मिल रहा है, प्लेट की तरह मिल रहा है। सो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही, वैसे उसके ऊपर दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी वैसे ही। तो ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक दूसरे के ऊपर रहेगी और दो पॉलीपेप्टाइड चेन में एक पॉलीपेप्टाइड का NH तो दूसरे पॉलीपेप्टाइड का CO हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका CO इसका NH ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका NH इसका CO एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखती है?
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। और यहां पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी है? अरेंज्ड साइड बाय साइड, साइड बाय साइड इन जिगजैग मैनर, इन जिगजैग मैनर। सो जिगजैग मैनर में आप लोगों को ये पॉलीपेप्टाइड चेन साइड बाय साइड अरेंज होते हुए दिखाई दे रही है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं, दिस शीट कैन स्लाइड ओवर एंड ओवर टू फॉर्म 3-डायमेंशनल बीटा प्लीटेड फोल्डेड स्ट्रक्चर। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक दूसरे के ऊपर बैठेगी, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, तो अब आप लोगों को 3-डायमेंशनल बीटा प्लीटेड फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखता है। अब ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है या दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक दूसरे के साथ कैसे, ये तो मैंने बताया कि पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग कैसे है। तो ये ऐसे जिगजैग मैनर में दिखती है सर हमको इस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग। अब दूसरा सवाल ये है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी किस तरीके से? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझने के लिए अब मुझे दो तरीके के स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे क्या जिगजैग मैनर में मूव हो रही है। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिगजैग मैनर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बरोबर। सर ये रही एक पॉलीपेप्टाइड चेन। सर यहां पर मान के चल रहा हूं मैं NH है ना, यहां पर मान के चल रहा हूं CHR है, यहां पर मान के चल रहा हूं C डबल बॉन्ड O है, यहां पर मान के चल रहा हूं मैं फिर से वैसे ही CHR है, सॉरी NH CONH NH है। वैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं CHR, यहां पर मैं लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O, यहां पर लिख रहा हूं मैं फिर से NH। ये मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिगजैग मैनर में ड्रॉ किया। अब सेकेंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है सर, ये ऐसे मूव हो रही है, ऐसे लिखे आपने पॉलीपेप्टाइड चेन। तो दूसरी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को वैसे ही यदि ड्रॉ करते हो, दूसरी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को वैसे ही यदि ड्रॉ करते हो, तो अब हम लोग कहेंगे कि दोनों पॉलीपेप्टाइड, दीज टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट लिखोगे? यहां पर NH, बिल्कुल इसी की तरह CHR, यहां पर वैसे ही NH, यहां पर वैसे सॉरी यहां पर CO लिखना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर लिखोगे CHCO, NH लिखना पड़ेगा ना यहां पर NH, यहाँ पर वैसे ही C डबल बॉन्ड O लिख दिया। अब CHR, यहाँ पर वैसे ही CHR के बाद में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर वैसे ही NH। तो अब देखो NH एक दूसरे से दूर दिख रहा है, CO एक दूसरे से दूर दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ऐसा सर, दे आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। अब सर इसके CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए सर दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का NH है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसका C डबल बॉन्ड O पार्शियल निगेटिव, इसका हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। सो हियर बोथ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, और इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को दिख रही है। तो एक चीज यहां पर भी ध्यान रखो, देखो CHR ये अबव द प्लेन, CONH एक CHR बिलो द प्लेन, अंदर दबा हुआ, फिर CONH, फिर CHR बाहर रहेगा, ऐसे ही मैं लिख सकता हूं। ये रहा CHR है ना, यहां पर भी वैसे आप लोग लिखोगे CHR। तो यहां पर आप देखो ये CHR और ये CHR, ये दोनों को मैं अब कहूंगा एक ही डायरेक्शन में या एक ही प्लेन में रहने वाले CHR है। और इनके बीच का अगर डिस्टेंस अगर कहोगे तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है सर 0.72 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है ये पैरेलल टाइप का है, पैरेलल टाइप का है। सो इसे कहते हैं हम लोग पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। सो पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर आप लोग कहोगे उसे। वैसे ही हियर both the polypeptide chain moves in the same direction,
these polypeptide chains moving parallel to each other and whatever the pleated structure we get। अब ये जो NH है ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये CO तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वैसे ही इधर भी, वैसे ही इधर भी। इस तरीके से सर ये पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। सो हियर पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सो पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का अगर हम लोग कहते हैं तो वहाँ पर कहेंगे बोथ चेन्स रन इन सेम डायरेक्शन। और एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो केराटिन नाम का प्रोटीन सर ऐसे पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। और वैसे ही यदि एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे मूव हो रही है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन यदि ऐसे मूव हो रही है तो आप कहोगे सर ये दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर मूविंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो अब जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा उसको आप कहोगे एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। सो एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं पहली पॉलीपेप्टाइड चेन को वैसे ही लिखता हूं और अब दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का डायरेक्शन देखो कैसे ड्रॉ करता हूं, बिल्कुल एंटी पैरेलल ड्रॉ करना है मुझे। तो एंटी पैरेलल ये NH ये इस तरीके से, ये रहा सर एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। अब यहां पर प्रेजेंट है सपोज टू बी CO, यहां पर है CHR, यहां पर वैसे ही NH, यहां पर वैसे ही CO, यहां पर वैसे ही CHR, वैसे ही यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करते जाओगे तो यहां पर अभी आप लोगों को जो कुछ भी स्ट्रक्चर मिलने वाला है NH, यहां पर वैसे ही C डबल बॉन्ड O। तो एक चीज आप लोग देखो कि सर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का NH इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर भी वैसे ही पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर भी वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी इनके बीच में। सो यहां पर मैं कहूंगा बाकी डिस्क्रिप्शन सेम है, उनका जो भी सेम पॉइंट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, मतलब सेम प्लेन में रहने वाले CHR को अगर आप सेम पॉइंट कंसिडर करते हो तो उनके बीच का 0.72 एंगस्ट्रॉम यूनिट ये डिस्टेंस आप लोगों को दिखता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हियर द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। दोनों ऐसे ही अगर मूव हो रही है तो पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है तो एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर जो होता है फाइब्राइन नाम के, जो फाइब्राइन नाम का कहाँ होता है प्रोटीन, सिल्क में होता है, तो फाइब्राइन नाम के सिल्क में दिखता है आप लोगों को ये एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में और प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर is related to the determination of number of amino acid present in one polypeptide chain and the sequence of amino acid। तो sequence of amino acid को पता करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं, N टर्मिनल एनालिसिस, C टर्मिनल एनालिसिस। N टर्मिनल एनालिसिस को आप लोग कोई रिएजेंट लेते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, और C टर्मिनल एनालिसिस में आप एंजाइम की मदद से हाइड्रोलिसिस करते हो। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो सैंगर्स मेथड कहे थे हमने एन टर्मिनल एनालिसिस, और उसमें एक्सप्लेन करके दिए थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है मुझे कि पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग कैसे है, वो ऐसे प्लीटेड फॉर्म में है जिगजैग मैनर में या ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में है, पहली चीज। दूसरी चीज कि सर ये पॉलीपेप्टाइड चेन में जो कुछ भी CONH बॉन्ड दिख रहे हैं पोलर, तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, और वो दो प्रकार का रह सकता है, एक को पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहे और तीसरे को आपने कहे एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, जो फाइब्राइन नाम के प्रोटीन में आप लोगों को दिखता है। सो हियर आई हैव टू स्टॉप। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बाद में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो तो 10-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा सर। एग्जाम में आपको जो मेन क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर।
टर्शरी और क्वाटरनरी आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए नहीं पूछते। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो हियर आई हैव टू स्टॉप। थैंक यू सो मच।